बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट से ख़बरों का सिलसिला भी जारी है। एक ख़त आया है जस्टिस मंसूर अली शाह, कल पहला केस उन्होंने आइनी बेंच को भेजा था, आज पहला आईना उन्होंने दिखा दिया है आइनी बेंच को। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो उम्रे पर जा रहे हैं, पीछे अदालत में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी साहब को बचाने के लिए जिस तरह की गलतियां या जो गुनाह किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़ात को ये महसूस होता है कि यहाँ मैंने गलती की है काजी फायज़ ईसा को बचा के, या जो भी अपने दोस्त को सपोर्ट करते हुए बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा सा क्रीज से बाहर भी निकल जाता है, नेचर है इंसान की। नहीं, उनकी क्रीज भी आइन के दायरे के अंदर है, आइन के दायरे के अंदर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद समटाइम बंदा बाहर निकल जाता है, इंसान है ना, जज्बाती हो जाता है। उसके अलावा दोस्ती यारी में तो वैसे भी आपको पता है कि दोस्त बहुत बड़े बड़े जराइम में भी साथ दे देते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब के ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम लगता है ना कि इन्होंने सदारती रेफरेंस में काजी साहब को ड्राफ्ट की तैयारी में अपना जो जवाब जमा करवाया था ना इन्होंने, उसकी तैयारी में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने साथ दिया था, क्योंकि साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने कमरे अदालत में खड़े होकर ये इल्ज़ाम लगाया था और इस इल्ज़ाम के बाद उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा था और उनकी जगह नए अटार्नी जनरल पीटीआई दौर में लगाए गए थे जनाब खालिद जावेद खान साहब जी। और वो पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव रखते थे, लेकिन मेरिट पे आते थे तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव रखने वाले एक बंदे को अटार्नी जनरल लगाया। सही। और पीटीआई के दौर में जितने भी पहले अटार्नी जनरल चल रहे थे, हर हुकूमत की ये कोशिश होती है ना कि आप एडवोकेट जनरल, अटार्नी जनरल अपने जो लॉयर्स विंग होते हैं उसके लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का बहुत कम ऐसे हमने देखे। यकीनन हुकूमत ने तब्दीलियां की होंगी, बहुत सारी की होंगी, लेकिन अटार्नी जनरल ऑफिस की हद तक अगर हम बात करें तो तकरीबन उसी टीम को कंटिन्यू किया गया था। और अनवर मंसूर साहब को जब तब्दील किया गया था तो उसके बाद एक ऐसे शख्स को लगाया गया जिसकी रेपुटेशन थी, जो बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त वकील था और जिसका पाकिस्तान की लॉयर्स कम्युनिटी में बड़ा नाम था। बहरहाल अब मंसूर अली शाह साहब ने भी बहुत सारे इस तरह की गलतियां, बहुत सारे शायद गुनाह किए होंगे जिनका कफ़ारा उन्होंने अदा करना है। वैसे बहुत सारे गलतियां, गुनाह, जराइम ऐसे भी होते हैं करामत मुगल साहब के जिनका कफ़ारा नहीं होता, उनकी सिर्फ सज़ा होती है। और वो सज़ा नहीं, मैंने ये कहीं ट्वीट किया तो मैंने कहा ये कहीं ना कहीं मैंने भी ड्रामा देखा। हाँ सर, थैंक यू। तो वो हाँ, ये ड्रामा भी है, आपने सही याद दिलाया। तो ये कुछ जो होते हैं ना गलतियाँ, कुछ आपके ऐसे गलत इकदाम, उनका फिर कफ़ारा नहीं होता। लेकिन मंसूर अली शाह साहब जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, वहाँ जाके माथा टेकेंगे, तौबा ताइब होंगे और शायद इस बात का भी अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के लिए कुछ शायद आउट ऑफ द क्रीज जाके खेलने की कोशिश की, जिस शख्स के अंदर इतना भी दीद, लिहाज, शर्म या किसी चीज़ का वो होता है ना, मुरव्वत भी होती है कि यार चले एक बंदे ने आपके साथ वैसे अच्छा किया, उसके साथ कोई आपकी जान पहचान नहीं थी। एक वो शख्स जो आपका करीबी दोस्त हो, बहुत करीब आपके रहा हो, मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो, और शायद जिस वक्त ये कहा जाता है कि कोई काजी साहब के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, तो मंसूर अली शाह साहब हों या इस तरह उनके दीगर जो करीबी दोस्त उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन एट द एंड काजी साहब ने उनके साथ क्या किया। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, चूँकि आपने जैसे कहा कि सऊदी अरब रवाना होना उम्रा के लिए अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ जाने से पहले उन्होंने आज काजी साहब को जो है वो एक आईना दिखा दिया है। और काजी साहब आज उनका आखिरी जो दिन है, उन्होंने जुडिशल वर्क किया, कल वो फिर एक दिन के लिए चैम्बर वर्क करेंगे। शायद हो सकता है कुछ केसेस के फैसले अभी पेंडिंग हो, जो वो मुमकिन तौर पे कल बैठ के लिखेंगे। और कल उनका रेफरेंस भी है, रात को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशाइया दिया जाना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो इशाइया भी नहीं होगा, सिर्फ सुबह दिन को एक तकरीब होगी फुल कोर्ट की, और उसके बाद वो रात को 11:59 के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे से सिर्फ बोर्ड पर उनका नाम और तस्वीर रह जाएगी। हाँ, वो दीवार पे लटके होंगे, कमरे अदालत नंबर 1। लेकिन जो कुछ करके गए हैं वो लोग भूलेंगे भी नहीं। देखिए, भूलेंगे तो बहुत सारे किरदार ऐसे हैं मेरे ख्याल में कि जिन्होंने ऐसे ऐसे इक़दाम किए जो तारीख में लिखे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तारीख को, पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि काजी फायज़ ईसा नामी जज को बुला दे, और ऐसे बुलाए कि इसके वजूद का भी पता ना चले कि ऐसा कोई जज पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में वजूद रखता है। एक बीपर कॉल आ रही है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने सर। जी माजरत, मेरा असल में वो बीपर आ गया था तो उसकी वजह से कभी आता है। चलें, हाँ कभी कभी देखें क्या करें सर, बड़े रिपोर्टर हैं, छोटे छोटे बीपर आ जाते हैं। तो अच्छा। करामत मुगल साहब, अब मंसूर अली शाह साहब जाएंगे, शायद अल्लाह के घर में बैठ के अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है,
अगर आप सच्चे दिल से तौबा तायब हों, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि जो हमसे गलतियां खताएं हुई हैं वो हम भी अल्लाह के घर जाके माफ़ी मांग सकें। जी जी। तो अब देखें कि काजी फायज ईसा साहब रिटायरमेंट से महज एक दिन पहले अगर उनके एक इंतहाई करीबी दोस्त ये कहें कि काजी साहब इख्तियार में रहते हुए जब आपके पास पावर होती है और पावर में रहते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल को, हमारे एक्शन को देख रहे हैं और तारीख कभी जो है ना वो माफ़ नहीं करती। तो सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस मुनीर ने आज से तकरीबन कोई 70 साल पहले जो कुछ किया, मार्शल लॉ को जिस तरीके से उन्होंने वैलिडेट किया था, उसके बाद से आज तक जस्टिस मुनीर पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और अदालती तारीख में एक गल ही बन के रह गए हैं। और उनकी मिसाल वहाँ पर दी जाती है जहाँ आपने किसी की तज़हीक करनी हो, किसी की तौहीन करनी हो या किसी की तजलील करनी हो, इस मकसद के लिए अब उनके नाम की को मिसाल दी जाती है। आपको पता है जब काजी साहब ने 13 जनवरी को फैसला दिया था तो पीटीआई सोशल मीडिया की जानिब से उनको किससे जो है वो तशबीह दी गई थी, उसी जस्टिस मुनीर से। और कहा गया था कि आज भी जस्टिस मुनीर की रूह सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं भटकती हुई हमें नजर आती है और शायद इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अंदर वो उनकी रूह हलूल कर चुकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने कुछ तो ऐसा किया ना कि पाकिस्तान की आवाम आपको इन अल्फाज में याद करती है। आपने कुछ तो ऐसी तारीखी गलती की है कि आपका इंतहाई करीबी दोस्त आपको ये कह रहा है कि काजी साहब तारीख कभी माफ नहीं करती। तो सवाल ये पैदा होता है ना करामत मुगल साहब कि आप कब बैठकर अपने गिरबान में झांकेंगे। अमूमन ये एक वक्त था काजी साहब के पास कि अगर वो अपना मुहासबा करते, अपना गिरबान झांकते और ये देखते कि मैंने कहाँ गलती की है कि मेरे इंतहाई करीबी दोस्त, चले हम तो काजी साहब का यूं कह लें जी कि हम उनके मुखालिफ हैं, उनके मुखालिफ नहीं है, हम सिर्फ उनके कौल फेर में जो तजाद है, जो माजी में वो कहते थे, जो हाल में वो है और जो मुस्तकबिल के हवाले से कहते हैं, हम तो सिर्फ उसका एक तकाबली जायजा लेकर उनके सामने रखते हैं। तो हमें कह दिया जाता है कि हम उनके मुखालिफ हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। भाई आपने माजी में जो कहा, आप क्यों आज उससे तब्दील हुए, हम तो ये सवाल उठाते हैं। आप कहते थे कि आइन और बुनियादी हकूक से बाहर आप निकलते नहीं थे। आज भी 72-74 साल की डॉक्टर यास्मीन राशिद 17-18 माह हो रहे हैं उस खातून को, वो जेल में है, क्यों है? क्या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर इतनी भी ताकत या इतनी भी उसके अंदर गैरत या अहमियत नहीं है कि एक अदालत उस खातून को जमानत दे सके? आज तक उसके मुकदमात के जो रिकॉर्ड है वो अदालतों में पेश नहीं किया जाता। अदालतों में पेश किया जाता है तो जज छुट्टी पे चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार होगा? आप इस अदलिया के कप्तान थे, सबसे ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा, कल से मैं एक और भी चीज नोट कर रहा हूँ। अब गुज़श्ता ना 2-3 रोज से बाकायदा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो बयानिया क्या बन रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बाहर आने वाले हैं और शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक की वो क्यादत करेंगे। जो बंदा 2 साल से जेल में, जी जी, जो बंदा 2 साल से जेल में, बहुत कुछ ऑफर किया गया लेकिन वो टूटा नहीं और नहीं टूटा। और वो बंदा क्यों जेल में है? क्योंकि वो इमरान खान के साथ गद्दारी करने को, बेवफाई करने को तैयार नहीं है। अभी इस बात का उसकी इंक्वायरी होनी है, तहकीकात होनी है कि जैन कुरैशी ने क्या वाकई इमरान खान के नज़रिए से इख्तलाफ या इनहराफ किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये है, करामत मुगल साहब मैं शुरू से आपको ये कहता हूँ कि जिन लोगों को कुरैशी को ट्रैप करने के लिए एक बदनामी का जी जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं शुरू दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि जो लोग अगवा होते हैं ना और जिनको मजबूर किया जाता है कि आप ये काम करें वरना आपके साथ ये हो जाएगा, आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, कारोबार, ज़मीनें, जायदाद, हम ये आपको नुकसान पहुँचाएंगे। मेरे ख्याल में इन हालात में किसी भी शख्स की वफादारी पर शक नहीं करना चाहिए। मेरी एक अपनी राय, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शख्स किन हालात में हो, किस तरीके से उसको धमकी दी गई हो। यार यहाँ पर ये रिपोर्टेड चीज़ें, करामत मुगल साहब एक शख्स के घर में दाखिल हुए, उसके सामने उसकी बीवी, बहन, माँ खड़ी है, उसका पल्लू पकड़ा गया ऐसे और उसको कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो या मैं आगे बढ़ूं। तो जब आप किसी शख्स को ये धमकी दें तो क्या वो ये बैठ के देखे कि यार अगर मैं इनकार करूं ये मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत पे हाथ डालता है या उसके साथ कुछ करता है या नहीं? और भाई कौन बैठ के वहां पर ये इसको चेक करने की कोशिश करेगा? तो इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ये सारा फैसला उन्होंने करना है। लेकिन ये जहन में रखें कि शाह महमूद कुरैशी एक सादात फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनका बड़ा मुरीदों का एक बहुत बड़ा सर्कल है उनका, और उनकी आपने बहू को अगवा किया। अल्लाह न करे कि उनके साथ किसी किस्म की कोई गलत हरकत की गई हो या उनको कहीं जरा भी डराया धमकाया गया हो या किसी भी तरह से हरासा करने की कोशिश की गई हो। लेकिन क्या
ये शाह महमूद कुरैशी साहब के खानदान की साख के ऊपर ये दाग नहीं है, वो भूलेंगे ना वो भूलेंगे। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि अब प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के खिलाफ बाहर आएंगे। मामला सिर्फ इतना है कि इमरान खान की हम बल्कि अपनी कई वीडियोस में इस बात का बता चुके हैं कि इमरान खान और उनकी लीगल टीम की ताखीरी हरबे वाली एक बाकायदा पॉलिसी है, और उस पॉलिसी का एक वाहिद मकसद ये था कि जब तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा नाम का एक इंतहाई मुतासिब जज बैठा हुआ है, जो इमरान खान, पीटीआई, उनके लोगों, उनके कारकुनों, उनके सियासी रहनुमाओं के खिलाफ एक वाजे मनफी सोच रखने वाला है, मुतासिबाना सोच रखने वाला है, उसके होते हुए काजी पीटीआई के ये इमरान खान के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे। और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुकदमात को तूल देने की कोशिश की गई, ट्रायल कोर्ट के अंदर मुकदमात को तूल देने की कोशिश की गई। इसमें बहुत हद तक इमरान खान के अपनी वकला टीम का भी किरदार था। मकसद सिर्फ यही था कि ये शख्स रिटायर हो, अगर इसके सामने हमारी अपीलें आएंगी तो ये लाजमी कानून को एक्सप्लॉइट करेगा, ये बुनियादी इंसानी हकूक को रोन देगा। यही देख लें कि इन्हीं काजी फायज ईसा के एक दस्ते राज थे जनाब तारिक मसूद साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, अडॉक जज है आजकल। जब 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपीलों पर पहली समाअत हुई थी, तो उसमें मंसूख ने क्या कहा था, जब सलमान अकरम राजा साहब ने उनको बताया ना कि देखिए 104 105 लोग मिलिट्री कोर्ट्स की हिरासत में है, ये उनके बुनियादी हकूक का मामला है, तो मौसूफ ने क्या तारीखी कलमात अदा किए थे, पता नहीं एक तो बुनियादी हकूक हमें कहाँ लेके जाएंगे। तो जब इस जहनीयत के जज यहाँ पर बैठे हो तो फिर क्या आप उनके सामने अपने मुकदमात पेश करेंगे? हो रहा है 26 में तरमीम के बाद फिर कंट्रोल, मैं ये कह रहा हूँ कंट्रोल पार्लियामेंट को करना देखिए, जो इनकी हरकतें हैं, जो इनके करतूत हैं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से इनको ये थप्पड़ भी लगना जरूरी था, ये थप्पड़ लगना जरूरी था, वरना अदलिया कभी भी अपनी हदूद में शायद वापस ना जाती। अब जब इनको पता चला है कि हमारे ऊपर भी अब इंक्रोचमेंट शुरू हो रही है, हम पहले भी ये कहते रहे कि इसमें सियासतदानों की भी गलतियां है कि वो आपस के सियासी जो उनके मामलात होते हैं वो अदालतों में लेके आ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अदलिया हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर सियासी मुकदमे में सियासतदानों के हक के ऊपर ना ऐसे इंक्रोचमेंट करती है, कब्जा करती है, उनसे कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है। और यहीं से तंग आके अब सियासतदान, मैं ये नहीं कहता कि बिलावल ने या मुस्लिम लीग नून ने 26वीं आईनी तरमीम गलत की है, सारी नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसी शिकें हैं जो गलत हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी। और अदलिया को उसकी इंक्रोचमेंट से रोकना, पार्लियामेंट की हदूद में मदाखलत करना, यह भी इंतहाई जरूरी था। लेकिन इसमें मामलात, जैसे मैंने कहा कि अदलिया का अपना किरदार, एस्टैब्लिशमेंट उसको इस्तेमाल करती है और सियासतदान उसमें इस्तेमाल होते हैं। सियासतदानों के खिलाफ दरखास्तें कोई बाहर से तो नहीं लेके आता, यही सियासतदान लेके आते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में दरखास्त काला कोट पहन के कौन आया था? मियां साहब आए थे जी। और उसके बाद जो पनामा स्कैंडल था उसमें जमात इस्लामी दरखास्त लेके आई थी। तो ये सारी हमारी अपनी सियासी तारीख है, जो सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर या किसी भी मकसद के लिए अदालतों में आते हैं। तो अच्छी बात है कि अब अदलिया को भी थोड़ी सी किचन की गर्मी जब पहुंचेगी ना, तो इनको अंदाजा होगा कि हम, काजी साहब तो निकल जाएंगे, गर्मी पीछे रह जाएगी। देखें तो फिर वो खिचड़ों की जिम्मेदारी है। इस हद का लीगल क्या उसकी हैसियत क्या है और असर क्या होगा इसका? देखें, असर करामत मुगल साहब ये है कि आपके एक दोस्त ने एक बार फिर आपको ये आईना दिखाया कि आपने जो कमेटी बनाई ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आपने बनाया, आपने बड़े लगन के साथ, बड़े चाव, जैसे होता है ना घरों के अंदर औरतें बड़ी चाव के साथ, हाँ मेरे बेटे की दुल्हन तो ये लड़की तो फलानी थी, इसकी ये है, तो वो बड़े प्यार से लाड से लेके आते हैं, और पता चलता है कि महीना नहीं गुजरता और उसके बाद भांडे खड़कने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि वो कानून बड़ी प्यार से, बड़े लाड प्यार से उसको मंजूर किया गया, कहा गया कि नहीं पार्लियामान सुप्रीम है। और देखें कि उसी पार्लियामान सुप्रीम का जो एक तस्वुर बनाया गया ना इस तरह के मुकदमात को सुनते सुनते, आज वो एक भयानक ख्वाब बन के इसी अदलिया के सामने खड़ा है। आपने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई बूंदे से बूंदा कानून भी बना सकती है, तो भुगते हैं अब जो आईनी तरमीम आई हुई है, जरा आपको भी पता लगे कि आपने कहाँ का क्या क्या गलतियां की हैं। बहरहाल अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर ये कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से जजेस की तज़हीक की है, फुल कोर्ट की तज़हीक की है, फुल कोर्ट ने कानून मंजूर किया, तो या तो आप इंतजामी तौर पे इसको जो इजलास है वो बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स अमेंड करें, उसके अंदर ये सारे मामलात शामिल करें, और उसके बाद इस कानून को, मैंने शुरू से ये कह रहा था कि इस कानून को कलअदम करार दें, ये अदलिया की अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, लेकिन इसी कानून को मजीद रिफाइन करके, बेहतर करके आप अपने रूल्स का हिस्सा बना लें। इसमें तो कोई दूसरी तीसरी वो बात नहीं थी, लेकिन आपने उस वक्त कानून का, आपका एजेंडा कुछ और था ना, आपने एक चीज
इस्टेब्लिश करनी थी ताकि उसको मुस्तकबिल में मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके, और फिर आपने उसको मिसाल के तौर पर पेश किया ताहयात नैली वाले मामले में। तो यहाँ पर भी यही एजेंडे थे, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह शायद उसी गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। चार पैराग्राफ है उनका, और एक जगह भी उन्होंने लिखा है कि मैं बैठने से भी इनकार बेंच में करता हूँ। देखिए वही रूटीन है जो माजी में हम काजी साहब की देख चुके हैं। देखिए तो अदलिया तो एक वही नहीं ये नहीं, गोल मैं बताता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये नहीं कहा कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को तस्लीम नहीं करता। वो इससे पहले हिस्सा थे, वो 3 रुकनी इंतजामी कमेटी में भी हिस्सा रहे जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद, बल्कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब की रिटायरमेंट के बाद। सरदार तारिक मसूद के बाद तो मुनीब अख्तर साहब आए, तो वो बेंच का, वो कमेटी का हिस्सा थे। बेंचेस भी बन रहे थे, मुकदमात भी लग रहे थे, कोई इशू भी नहीं आ रहा था। इशू कब आया? जब आपने उन फुल कोर्ट के जजेस की आपने तस्दीक की, 15 जजेस की आपने तस्दीक की, और आपने अपने एजेंडे को पूरा किया। यार ये महज हमारे दोस्त कहते हैं कि वाकयात हो रहे हैं, आपको जो है वो आपने 63A का केस लगाया, आपने अचानक जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर किया, फिर उसके बाद मर्जी के बेंच बन जाते हैं, मर्जी के फैसले आ जाते हैं, 63A वाला आ जाता है। तो ये कैसे हुआ? इससे तो यही लग रहा है कि एक प्रॉपर एक आपने एजेंडा फॉलो किया, उस एजेंडे को फॉलो करते हुए आपने एक सदारती आर्डिनेंस जो है वो मंजूर करवाया। और उस सदारती आर्डिनेंस का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही था कि अपने मर्जी के बेंच बने और आपकी मदाखलत और अजारादारी जो है वो उसको एक तरह से रास्ता मिले। तो आपने वो रास्ता खोला। रास्ता खोलने का नुकसान ये हुआ कि जो आइन का और कानून पसंद जजेस थे, भाई सारी जिंदगी आप ये रोना धोना करते रहे कि अगर आपने सदारती आर्डिनेंस मंजूर करने हैं तो फिर आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। तो फिर अब करते इसके ऊपर इख्तलाफ करते, सुप्रीम कोर्ट को ताले पार्लियामेंट ने लगाए हैं। देखिए अब तो बिल्कुल यही बात है, और अब तो हालत ये हो चुकी है कि एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि जजेस ने सुप्रीम कोर्ट भी आना तो हुकूमत से इजाजत लेके आना। हाँ, वही सरकारी मुलाजिम बन चुके हैं। वजीर आजम को, अरकान पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे। आपने जो आइन के अंदर इख्तियारात की मुसल्लस का एक बेसिक कंसेप्ट था, आपने उसको भी तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके अपने कुछ अज़ाइम थे। लेकिन वही बात, करामत मुगल साहब के चीज़ें कुदरत के कंट्रोल में कुछ होती हैं। आप बतौर इंसान अपने तौर पर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात आपके हाथ में नहीं होते। और अब तो देखें कि आपके दोस्त भी आपके हाथ में नहीं है, वही आपके हाथ से निकल चुके हैं, आपसे दूर हट चुके हैं। के साथ उन्होंने, जैसे वो कहते हैं ना, पीठ में खंजर घूमता है। सर पीठ में नहीं, काजी साहब ने सीने पे वार किया, दोस्तों को किया। वो बहादुर लोग करते हैं। नहीं, बहादुर नहीं लोग पीछे से नहीं, ये काजी साहब ने कुछ और किया ना, इन्होंने मुगालते में मारा है अपने दोस्तों को। नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये इसकी वजह ये है करामत मुगल साहब के तस्वीर करा ली, वो आ गए, जज आ गए। अच्छा चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का। कमेंट्स में आप जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।